मैम Thank स्टार्ट है। thank you so much. Thank you so much. पर अभी भी प्री लाइव क्यों दिखा रहा है फिर? अच्छा अभी। हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर लेट। बहुत लेट हो गए आज हम लोग क्लास के लिए। आप लोग सब सुन पा रहे हैं ना? ठीक है, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत लेट हो गया आज हमारी क्लास में। तो आज हमारी क्लास जो होगी वो वैश्विक न्याय के संदर्भ में न्याय की मतलब ग्लोबल ग्लोबल जस्टिस पर आज हमारी क्लास होने वाली थी। हमने इन्वायरमेंट के हम यूनिट 3 कर रहे थे। यूनिट 3 में हमने इन्वायरमेंटल इश्यूज किए थे। इन्वायरमेंटल इश्यूज में हमने फर्स्ट आपको बताया था पूरा जो फ्रेमवर्क था कि इन्वायरमेंटल इश्यूज में कौन कौन से मुद्दे आते हैं, क्यों इन्वायरमेंटल इशू जो है ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा या कॉन्सेप्ट के साथ इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, मैंने आपको समझाया था। ठीक है, उसमें आपको मैंने एक पूरा फ्रेमवर्क दिया था कि क्या है एनवायरमेंटल इश्यूज और कौन कौन से उसमें मुद्दे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और फिर सेकंड क्लास में मैंने आपको जैव विविधता बताया। थर्ड क्लास में मैंने आपको फिर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया था। आज हमारी फोर्थ क्लास है। फोर्थ क्लास में आज हम लोग बात करेंगे कि वैश्विक ग्लोबल जस्टिस या फिर वैश्विक न्याय की। तो वैश्विक न्याय को हम समझने से पहले एक थोड़ी सी अपनी एक समझ बना लेते हैं, न्याय की समझ। ठीक है, न्याय की समझ की न्याय क्या चीज है। जब हम न्याय की बात करेंगे तभी तो हम वैश्विक स्तर पर उसे लागू कर सकेंगे। जब हम वैश्वीकरण की अवधारणा की बात कर रहे हैं, वैश्वीकरण की अवधारणा जब पूरे विश्व को एक करना चाहती है तो इट मीन्स इसका मीन्स ये हुआ ना कि न्याय की अवधारणा भी सेम होनी चाहिए पूरे विश्व के लिए। तो जो न्याय की अवधारणा की शुरुआत हुई थी उसमें सबसे पहला जो नाम लिया जाता है वो जॉन रॉल्स का नाम लिया जाता है। जॉन रॉल्स ने जो है पहली बार जो है जब हम न्याय को समझना चाह रहे हैं, न्याय के सिद्धांत को समझना चाह रहे हैं तो हमें जो है न्याय के सिद्धांत के साथ ही जोड़कर समझने की जरूरत है। ठीक है, तो क्या न्याय की मूल समझ को साकार बनाता है। कौन साकार बनाता है? जॉन रॉल्स का सिद्धांत। जॉन रॉल्स का सिद्धांत आपने सबने थ्योरी में पढ़ा होगा। उन्होंने कहा है कि न्याय तभी हो सकता है, न्याय की अगर आप अवधारणा या कल्पना कर रहे हैं तो सबसे नीचे वाले के पास, अगर आप सबसे नीचे वाले के पास अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है या कुछ भी ऐसा है तो उसके लिए हमें जरूरत है कि हमें आ, सबसे नीचे वाले के पास तक न्याय पहुंचना चाहिए। जो भी हम पॉलिसी बना रहे हैं, जो भी हम नीतियां बना रहे हैं, उसका मतलब यह है कि वो नीति जो है आ, सबसे नीचे वाले व्यक्ति तक पहुंचे, सबसे नीचे वाले तक पहुंचेगी तभी हम समझेंगे कि हमने हमने व्यवस्थित तरीके से न्याय को लागू किया है। तो जॉन रोल्स का जो क्रक्स है, मूल जो तो हम देखते हैं कि हाँ,
कि न्याय का जो सिद्धांत है वो जॉन रॉल्स के सिद्धांत के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। जॉन रॉल्स का सिद्धांत क्या कहता है? जॉन रॉल्स का कहता है कि सबसे जो नीचे वाला व्यक्ति है, निचले व्यक्ति तक अगर आप जो भी पॉलिसीज बना रहे हैं या कोई भी कुछ भी आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, तो वो जब तक सबसे नीचे वाले व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है ना, तो उसका मतलब है कि आपका जो न्याय है, आपकी जो पॉलिसीज है या आपकी जो नीति है या आपका कुछ भी, वो आपका मतलब बेटर तरीके से नहीं आ पाया। तो हीनतम तक न्याय पहुंचना, हीनतम व्यक्ति तक चीजों को उपलब्धि ही असली न्याय है। तो और हीनतम व्यक्ति की आवाज सुनना, इसे ही लोकतंत्र भी कहते हैं। कि लोकतंत्र में भी यही कहा जाता है कि जब जो सबसे नीचे वाले व्यक्ति तक, जब तक हम जो है कि अपनी सबसे नीचे वाले व्यक्ति की आवाज भी अगर लोकतंत्र में सुदृढ़ नहीं होती ना, अगर सबसे नीचे वाले व्यक्ति की आवाज भी संसद तक नहीं पहुंचती, तो इसका मीन्स है कि हम वास्तविक लोकतंत्र की बात नहीं करते हैं। तो वही वो जॉन रॉल्स भी कहते हैं, कि जॉन रॉल्स कहते हैं कि सबसे नीचे वाले व्यक्ति तक जब लाभ पहुंचेगा, तब आप मानिए कि आपने न्याय किया है। तो वैश्विक न्याय की अवधारणा की शुरुआत यहीं से होती है। इसी को आगे बढ़ाते हैं थॉमस पोगे। और रोल्स का जो सिद्धांत था वो बहुत, मतलब उन्होंने एक राष्ट्र के लेवल पर उसे बताया। लेकिन जब थॉमस पोगे और चार्ल्स ब्रिज का नाम मैंने लिखा हुआ है उसमें, चार्ल्स ब्रिज वगैरह जब आए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इसी सिद्धांत को हमें जो है वैश्विक स्तर पर देखने की जरूरत है। वैश्विक स्तर पर देखने की जरूरत है। फिर वहां से कहते वो शुरू होता है न्याय का जो वैश्विक विवाद है। मतलब कि ये जो विचारक थे, इन विचारकों ने जो है वैश्विक न्याय की शुरुआत की थी, वैश्विक न्याय को एक आधार दिया। जॉन रॉल्स के सिद्धांत को उन्होंने कहा कि जॉन रॉल्स के सिद्धांत को हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू करना चाहिए। कि हीनतम, अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर सुपर पावर अमेरिका है, अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो सुपर पावर अमेरिका है, तो इट मींस ये है कि वहां पर नीचे साउथ अफ्रीका के देश का भी जो एक कोई नमीबिया है या बोल्बिया है, जो मतलब बहुत ही छोटे कंट्री हैं, उनकी भी आवाज सेम टू सेम अमेरिका की यूएन में उसी तरह से गूंजनी चाहिए जिस तरह से अमेरिका की गूंजती है। तो ये हीनतम से हीनतम को लाभ, हीनतम से हीनतम को वो स्थान जहां पर एक सुपर पावर अपने आप को स्टैब्लिश किया हुआ है। मानती हूँ कि वो अलग, उनका उनका एस्टेब्लिशमेंट अलग तरीके का है, लेकिन आवाज दोनों की बराबर होनी चाहिए। तो इसी को उन्होंने कहा कि वैश्विक न्याय की अवधारणा कही। ठीक है। और वैश्विक न्याय की अवधारणा में फिर इसी को आगे बढ़ाते हैं चार्ल्स ब्रिज और थॉमस पोगे। वो कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर इसे लागू करने की जरूरत है। ये मैं लिख देती हूँ आप लोगों का, ये यहाँ पे मैंने समझने लिखा हुआ है, आप लोग एक बार इसको ना, ये अभी ये ट्रांसलेशन हो नहीं रहा। अच्छा, अच्छा। हाँ, अभी ठीक हो गया है। देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हिंदी मिस्टेक, और अगर कहीं मेरे से ट्रांसलेशन में या हिंदी लिखने में गलती हो जाती है, तो प्लीज आप वैसी हिंदी मत लिखिएगा। वो हो जाता है कभी कभी, टाइपिंग मिस्टेक एरर होता है वो। ठीक है। तो अभी हमने जो है किया कि जस्टिस में जो है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, उसमें जॉन रॉल्स सब उसका सिद्धांत को देते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे इसी को थॉमस पोगे कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें जब देखना है, तो अमीर देशों को फायदा होता है। थॉमस पोगे के अनुसार उन्होंने अपना जो एक कॉन्सेप्ट दिया, विचार दिया न्याय के संदर्भ में, तो उन्होंने कहा अमीर देशों को फायदा होता है, इसलिए संपन्न विकसित समाज में रहने वाले लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि वे अन्यायपूर्ण वैश्विक गरीब लोगों की भलाई के लिए काम करें। मतलब थॉमस पोगे ने उस टाइम पर यह सिद्धांत, उस वैश्विक न्याय की बात कर दी थी, जिस वैश्विक न्याय को आज के समय में हम जोड़कर देखने की कोशिश कर रहे हैं। आज ग्लोबलाइजेशन के इरा में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसे जिसे हम जोड़ के देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसे थॉमस पोगे बहुत पहले ही कह चुके थे कि अमीर देशों का कर्तव्य बनता है कि वो गरीब देशों की भलाई के लिए काम करें। तभी जो है यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो रॉल्स का सिद्धांत है, ब्रिज का या पोगे का जो सिद्धांत है, वो अमीर देशों के लोगों के बीच में चलने वाला विमर्श को
लाता है। मतलब जो विमर्श एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलता है, अमीर और गरीब देशों के बीच में जो चलता है, उसको जो है उस विमर्श को लाने का काम करता है। अमीर देशों के लोगों के बीच में लाने का मतलब कि इसके बाद अमीर देशों के बीच में एक खलबली सी मची कि मतलब ये लोग जो विचारक क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कि यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अमीर देशों का कर्तव्य बनता है कि वो गरीब देशों की मदद करें। तो वैश्विक न्याय की अवधारणा की शुरुआत यहीं से होती है और वैश्विक न्याय अब क्या है उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो वैश्विक न्याय क्या है? वैश्विक न्याय अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत में मानकीय सिद्धांत की देन है। मानकीय का मतलब होता आदर्शात्मक। आदर्श का मतलब कि जैसे कि हम अगर हम कहें कि हमें जो है बड़े बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए, हमें जो है हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने से गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। दैट इज़ मानिए नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट, मतलब कि ये जो हमारे समाज में पहले से उपलब्ध जो आदर्श होते हैं ना, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो वैश्विक न्याय की बात की गई, वो वैश्विक न्याय क्या था? वो मानकीय सिद्धांत की देन थी, कि नॉर्मेटिव थ्योरी की देन थी। नॉर्मेटिव थ्योरी जो दायित्वों की बात करती है, कर्तव्यों की बात करती है, जिसके अंतर्गत नैतिक दायित्वों को महत्व दिया जाएगा। नैतिक दायित्वों का मतलब कि ये हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर हमसे कोई नीचे है या अगर हमसे कोई गरीब है या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो हम उसकी मदद करें। दैट इज आवर जो है मोरल ड्यूटीज, मोरल ऑब्लिगेशन जिसे बोलते हैं, मोरल दायित्व जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो मोरल दायित्व क्या होता है? मोरल दायित्व का मतलब है कि अमीर देशों का गरीब देशों के प्रति नैतिक दायित्व का निर्वाह पर केंद्रित था। मतलब कि अमीर देशों का गरीब देशों के प्रति एक नैतिक दायित्व है कि अमीर लोग गरीब देशों की मदद करें। इसमें मुख्य विषय क्या था? कि गरीबी और असमानता को कम करने के लिए धन का पुनर्वितरण किया जाए, कि क्योंकि वो तो अमीर हैं और अमीर देशों के कंपैरिजन में गरीब देश काफी कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए कि अमीर देशों को गरीब देशों की मदद के लिए और वहां पर असमानता को कम करने के लिए एक लेवल लाने के लिए, जब हम अभी बताते हैं, आगे चलते हैं, असमानता को कम करने के लिए धन का वितरण करना चाहिए। तो वैश्विक न्याय क्या है? एक तरह से वितरणात्मक न्याय के काफी करीब प्रतीत होता है। इट मीन्स क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अमीर देश अमीर है और गरीब देश गरीब है, तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि हमें वैश्वीकरण को लाना है, ठीक है, हम वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो जब हम वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो हम ये बात कर रहे हैं कि आप एकीकृत विश्व की बात करने जा रहे हैं। आप बात करने जा रहे हैं, आपको बात करना है कि हमें ग्लोबल विलेज बनाना है। हमें जो है कि तो बराबरी का दर्जा तो होना चाहिए ना। अमीर और गरीब के बीच का अगर इसी तरह से फासला रहेगा, तो फिर हम कैसे कैसे कहेंगे, कैसे हम ग्लोबल विलेज बनाने जा रहे हैं, या फिर हम किस तरह से एकीकृत विश्व की बात करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जब आप जो है कि अगर आप वैश्वीकरण की अवधारणा के साथ वैश्विक न्याय को नहीं लेकर आते हैं, तो आपकी वैश्विक न्याय की अवधारणा, आपके जो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये अवधारणा है, उस तरह से सफल और सक्षम नहीं होगी। तो इसके लिए उन्होंने वैश्विक न्याय की बात की। तो इसलिए वैश्विक न्याय क्या है? एक तरह से जो है नैतिक दायित्व बनता है। किसका नैतिक दायित्व बनता है? अमीर देशों का नैतिक दायित्व बनता है कि वो गरीब देशों की धन से या असमानता को दूर करने के लिए उनकी जो है मदद करें। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, नैतिक दायित्व बनता है। आगे हम देखते हैं कि न्यायिक वैश्विक न्याय का विमर्श, विमर्श क्या है? विमर्श मैंने एक दिन आपको समझाया था, जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी, तब मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जलवायु न्याय और समानता, जलवायु न्याय और समानता को लेकर जो वैश्विक न्याय की अवधारणा आई, वैश्विक न्याय की अवधारणा का विमर्श क्या है? उसमें जो है कोर कॉन्सेप्ट ये है कि जलवायु न्याय हो और समानता हो। जलवायु न्याय और समानता की बात क्या है? कि जलवायु न्याय के विमर्श में विकसित और विकासशील देशों का योगदान,
जलवायु परिवर्तन में विकासशील देशों की भूमिका, जलवायु न्याय और समता का सिद्धांत उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच में विवाद का केंद्र है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध आपको पता होगा, नॉर्थ और ईस्ट जो नॉर्थ और साउथ की बात कर रही हूँ। नॉर्थ क्या है? नॉर्थ यूरोप के देश विकसित देश हैं और दक्षिण के देश जो है विकासशील देश हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब आपको क्लास ली थी तब भी मैंने आपको बताया था कि मैंने कहा था कि जो जलवायु न्याय की बात होती है तो वो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि विकासशील और विकसित देश के बीच में इस पर्यावरणीय नीतियों को लेकर जो है एक एक हमेशा से एक विवाद चला आ रहा है। उस विवाद में जो है कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि उन विकासशील देशों का कहना है कि हम जो है आपने हमारा लगातार एक्सप्लॉइटेशन किया है, कम से कम 70 100 से 100 वर्षों से अधिक। इसका मतलब ये हुआ कि आपने हमारे पर्यावरण को बहुत अधिक क्षति पहुंचाई है। आपने 100 वर्ष पहले ही औद्योगिक क्रांति कर दी थी। औद्योगिक क्रांति कर दी थी और औद्योगिक क्रांति के बाद आप जो है आपने जो है नए-नए बाज़ारों की तलाश की थी। इसके लिए हमारे रिसोर्सेज़ का आपने पूरा एक्सप्लॉइटेशन किया है। आपने जो है कि औद्योगिक क्रांति करके उस समय पर ही जलवायु को अधिक प्रदूषित कर दिया था। आपने पूरे रिसोर्सेज़ को प्रदूषित किया था। तो इसके लिए आप अधिक दोषी हैं हमसे और आपको चाहिए कि आप हमारी मदद करें। आपने वो विकास पहले कर लिया। आज हम सिर्फ़ अपने कंजप्शंस के लिए, अपनी जो है अपना पेट भरने के लिए, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए विकास कर रहे हैं और आपने उस टाइम पर ही जो है ऐशो-आराम के लिए विकास करना स्टार्ट किया। आज जिस विकास की आप बात करते हैं, जो विकसित देश कर रहे हैं, वो ऐशो-आराम की तरफ जा रहे हैं, जबकि विकासशील देश अपनी गरीबी को दूर करने के लिए विकास कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो हमेशा यही सवाल क्रिएट करते हैं, विकासशील और विकसित देश के बीच में ये डिबेट बना हुआ है कि आप जो है हमारी मदद कीजिए, आप हमें हमारे हमारे लिए जो है कि धन का वितरण भी कीजिए, जलवायु के प्रदूषण को कम करने में आपकी अधिक भूमिका होनी चाहिए। आप ही को अधिक से अधिक ऐसी तकनीकों का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि जलवायु प्रदूषण को रोका जा सके। तो ये जलवायु न्याय की अवधारणा है कि जलवायु न्याय की अवधारणा में ये कहा जाता है कि विकसित देशों का रोल अधिक है कंपैरिजन टू विकासशील देश यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज इट मीन्स विकासशील देश, डेवलप्ड कंट्री इट मीन्स विकसित देश। ठीक है ना? आप लोगों को शायद क्लियर हो रहा हो। तो ये जो डिबेट था, इस डिबेट में ही जो है कहीं ना कहीं वैश्विक न्याय की अवधारणा का जो है कॉन्सेप्ट ज्यादा जो है कि करीब रहता है। वैश्विक न्याय की बात जब हम कर रहे हैं कि वैश्विक न्याय क्या है, वैश्विक न्याय जैसा कि दायित्व है एक, और वो दायित्व किसके किसके प्रति है मैंने आपको बताया। तो वो जो वैश्विक न्याय की अवधारणा है, वो वैश्विक न्याय की अवधारणा इस जलवायु परिवर्तन के साथ काफी क्लोज्ड है, काफी क्लोज्ड है। और वो कहने की कोशिश यही कर रहे हैं कि वैश्विक न्याय के अंतर्गत कि आप जो है जलवायु परिवर्तन के लिए अधिक से अधिक जिम्मेदार हैं। तो अगर आप वैश्वीकरण की अवधारणा को लेकर आते हैं तो वैश्वीकरण की अवधारणा के साथ ये होना चाहिए, वैश्वीकरण की अवधारणा के साथ ये भी जुड़ा हो, वैश्वीकरण की अवधारणा के साथ वैश्विक न्याय की अवधारणा भी जुड़ी होनी चाहिए। तभी वैश्विक न्याय को हम तभी हम वैश्वीकरण की अवधारणा को बहुत मतलब एक बेटर वैश्वीकरण की अवधारणा समझ सकते हैं जब वो ठीक है। तो वैश्विक न्याय का जो विमर्श है मैंने आपको बताया। उत्तर और दक्षिण के बीच में जो विवाद है, उत्तर और दक्षिण के बीच में क्या विवाद है? उत्तर और दक्षिण के बीच में मैंने अभी आपको विवाद क्लियर भी किया है, फिर से बता देते हैं। विश्व में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच में संपत्ति, तकनीक और ऐतिहासिक योगदान और जलवायु के प्रति जिम्मेदारी को लेकर काफी अंतर देखा जाता है। बिल्कुल क्लियर है कि विश्व में क्या है, उत्तरी देश को है, यूरोप के देश है। यूरोप के देश हैं तो यूरोप के देशों का क्या है, यूरोप के देशों का क्या, यूरोप के देश जो है कि तकनीक में भी, ऐतिहासिक संपत्ति में भी कहीं ना कहीं बहुत ऊपर है जो है आपके जो है दक्षिण के देशों से। तो ऐतिहासिक रूप से उनका रहा भी बहुत ज्यादा योगदान है।
ऐतिहासिक रूप से उनका योगदान भी बहुत रहा है, क्योंकि उन्होंने जो है आप हमारे दक्षिण के देशों को क्या किया है, दक्षिण के देशों को लगातार अपना जो है शिकार बनाया है। तो ऐतिहासिक योगदान देखें या संपत्ति के थ्रू देखें या फिर टेक्निकल के थ्रू देखें, तो उत्तर के देश हमेशा से जो है दक्षिण के देशों से हमेशा जो है कि काफी ऊपर रहे हैं। और तो इसका अर्थ ये हुआ कि जलवायु परिवर्तन में भी उनकी जिम्मेदारी ज्यादा रही होगी। तो ये एक विवाद का मुद्दा हमेशा से रहा है कि जब हम आपके कहीं भी बराबर नहीं है, चाहे वो संपत्ति का मामला हो, चाहे वो टेक्निक का मामला हो, चाहे ऐतिहासिक योगदान देख लें, तो फिर हम जलवायु के प्रति इतने आपकी तरह ही जिम्मेदार क्यों हो? आपकी तरह ही हम तो अपने कंजप्शंस के लिए, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए उद्योगों की स्थापना कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज की स्थापना कर रहे हैं, या फिर जो है कि कार्बन जो CO2 का जो उत्सर्जन कर रहे हैं, वो तो हम अपनी कंजप्शंस के लिए कर रहे हैं ना। तो आप लोग, अगर आप लोग चाहते हैं कि विश्व को जो है, विश्व में न्याय की स्थापना हो, तो आप लोग अपना जो उत्तर के देश है उन्हें कम कर लेना चाहिए। तो विकासशील देश उत्सर्जन की कटौती के विरोध में है, उत्सर्जन की कटौती के विरोध में है। जो ग्रीन हाउस गैसों में, जो मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग बताई, या फिर जो CO2 का, जो आप लोगों ने बताया कि CO2 जो है सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में निकलता है उसमें से, तो उसके लिए वो कहते हैं कि हम लोग उस तरह से जिम्मेदार नहीं है, आप लोग अपनी चीजों में कटौती कर दीजिए। हम लोगों को हमारे कंजप्शंस के लिए, हमारे जो है हमारी गरीबी को दूर करने के लिए, या फिर हमें हमारी जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें उद्योगों को लगाने दीजिए। हमें हमें उस तरह से जो है औद्योगिक विकास करने दीजिए। तो आप लोग जब भी कोई जलवायु परिवर्तन की बात होती है, जलवायु परिवर्तन का कोई समझौता, जलवायु परिवर्तन को लेकर कोई समझौता होता है, तो विकसित देश जो है विकासशील देशों पर दबाव बनाते हैं। दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि आप लोगों ही जो है अधिक से अधिक पॉल्यूटेट कर रहे हैं, उसको पर्यावरण को पॉल्यूटेट कर रहे हैं। तो ये एक हमेशा से एक डिबेट बना रहा है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में डिबेट बना रहा है। तो ये जो है, यही उत्तर दक्षिण विवाद कहलाता है, और यही क्या कहलाता है, यही जो है वैश्विक न्याय की अवधारणा कहीं ना कहीं विश्व के स्तर पर दिखाई नहीं देती है। तो वैश्विक न्याय की अवधारणा इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अंतरराष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अनुकूलन कोष के अनुपात में भी असमानता के स्तर पर उत्सर्जन कटौती होनी चाहिए। मतलब सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आप समझौतों के आधार पर ये कहेंगे कि आप अपनी जो है कि अपने कार्बन डाइऑक्साइड की, मतलब आप अपने उद्योगों को कम लगाइए या CO2 को कम करिए। ये सिर्फ और सिर्फ समझौते और कागजी नहीं होंगे, बल्कि कोष के आधार पर भी देखें। अगर अब हम देखें कि उनकी ट्रेजर या फिर उनका जो पूरा जो इकोनॉमिकली जो पूरा बैकग्राउंड है, वो भी हमसे काफी मजबूत है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोष के आधार पर भी देखें, तो कोष के आधार पर ये कहा जा सकता है कि उत्सर्जन की कटौती में हम दोनों बराबरी के दर्जे पर नहीं है। अगर जुर्माना, क्योंकि ऐसा भी है कि जुर्माना लगाया जाता है, कहा जाता है कि भाई विकसित देश ज्यादा, विकासशील देश जो है ज्यादा औद्योगिक पोल्यूशन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन पर क्या किया जाएगा, इन पर जो है फाइन लगाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है विकासशील देश हमेशा जो है इसका विरोध करते रहे कि हम उस तरह से, तो हमारी तो इकोनॉमी भी उस तरह से सक्षम नहीं है कि हम इतना फंड आपको दे पाए, इतना फाइन आपको दे पाए। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि उत्सर्जन की कटौती में जो अनुकूलन कोष आप लगाते हैं, जो कोष की आप बात करते हैं, जिस फाइन की आप बात करते हैं, वो फाइन भी बराबरी के दर्जे पर नहीं होना चाहिए कि अमेरिका को अगर $20,000 देने हैं तो भारत को भी उतना ही देना है। ये कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि भारत तो अपनी इकोनॉमी के विकास, अभी तो भारत उस तरह से अमेरिका की तरह सक्षम ही नहीं है कि वो इतना जो है वो दे पाएगा। अब जैसे कि अब रूस और यूक्रेन है, अगर रूस और यूक्रेन को देखा जाए, तो अगर रूस पर कोई हम जो है जुर्माना लगा दे, UN जो है चाहे तो रूस पर और यूक्रेन पर बराबर का जुर्माना लगा दे कि दोनों ही इन्वायरमेंट को जो है कि दोनों ही लगातार उसका यूज कर रहे, वेपन्स का यूज कर रहे, तो इन्वायरमेंट पर उसका जो है नेगेटिव असर जा रहा है। तो क्या रूस की तरह यूक्रेन भी सक्षम होगा उसे देने में? तो क्या हम वहां पर
देखते हैं कि ये वैश्विक न्याय की अवधारणा होगी, वैश्विक न्याय की स्थापना हो रही है वहाँ पर? क्या ये चीज़ दिखाई देती है? जब हम ग्लोबलाइज़ेशन के युग में बात कर रहे हैं कि हम एकीकृत विश्व की बात करेंगे, हम एक एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जहाँ पर सब इक्वल होंगे, तो क्या यूक्रेन और रूस के बीच में लगे जुर्माना, क्या इसको कहीं से कहीं सार्थक कर पाएगा? क्या रूस और यूक्रेन पर बराबरी का जो है फाइन लगाना क्या रेलेवेंट होगा? आप लोग भी इसका जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो खेल है, हम देख रहे हैं कि चल रहा है, ठीक है? ये लगातार जो है प्रोसेस में है और इसी को लेकर हमेशा जो विवाद हुआ है, उसी को ग्लोबल जस्टिस का विवाद कहते हैं। इसी को जो है उत्तर-दक्षिण का विवाद कहते हैं, इसी को जलवायु विवाद कहते हैं, जलवायु समता भी इसी को कहते हैं, जलवायु न्याय भी इसी को कहते हैं, इसी को वैश्विक न्याय भी कहते हैं। तो वैश्विक न्याय की अवधारणा की शुरुआत कहाँ से हुई? कैसे वैश्विक न्याय क्या है और क्यों कौन लोग इसको लेकर आए? ठीक है, वैश्विक न्याय क्या है? इसमें क्या विमर्श है? क्या विवाद है, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। देखिए, वैश्विक न्याय तथा हाशिए वर्ग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जब हम बात कर रहे हैं वैश्विक न्याय की। वैश्विक न्याय की बात करें या न्याय की बात करें, जब जॉन रॉल्स के सिद्धांत में मैं हीनतम वर्ग की बात कर रही थी कि हीनतम वर्ग तक न्याय की स्थापना होनी चाहिए। हीनतम वर्ग का मतलब क्या था? मेरा हीनतम वर्ग का मतलब और हाशिए पर पड़े वर्ग का मतलब सेम है। कि समाज का कुछ ऐसा वर्ग है जो आज भी जो है कि अपना अपने लिए एक जगह नहीं बना पाता। हाशिया इट मीन्स मार्जिनलाइज्ड, मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी जो होती है। नहीं, हाशिए पर वर्ग से पढ़ने पहले वैश्विक न्याय तथा शक्ति संबंध, वैश्विक न्याय और शक्ति संबंध की बात करते हैं, तो हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आपको दिखाई क्या देता है? आपको दिखाई देता है शक्ति की राजनीति, कि आप जितने पावरफुल हैं, आपके अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उतना जो है आपका रोल मजबूत होगा, आपकी जो है आपकी आपकी पकड़ उतनी मजबूत होगी। शक्ति की राजनीति जो मर्गेंटियो की थ्योरी थी कि शक्ति ही राजनीति है, वो मर्गेंटियो की थ्योरी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पूरी तरह से आपको दिखाई देती है कि वहां पर जो जितना पावरफुल है वो उतना ही जो है अपना डोमिनेट कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप शक्ति की राजनीति की बात करेंगे तो वहां पर न्याय कहाँ आएगा भैया? न्याय के लिए जगह बचेगी वहां पर? क्योंकि जब एक प्रबल वर्ग आप पर जो है कि कैप्चर करेगा, आपको जो है कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो क्या वहां पर वैश्विक न्याय की स्थापना हो पाएगी? क्या वैश्वीकरण की अवधारणा में कहीं भी शक्ति के संबंध के साथ अगर आप वैश्विक न्याय को जोड़कर देखने जाएंगे तो क्या वैश्विक न्याय संगत आपको लगेगा? क्या वैश्विक न्याय की स्थापना हो पाएगी? इस प्रक्रिया में शक्तिशाली समूह कम शक्तिशाली समूह की तुलना में क्रांतिकारी चुनौतियों को विस्तृत करने में सक्षम है। मतलब जो कम शक्तिशाली समूह है, इट मीन्स अगर विकसित और विकासशील देश को ही हम यहाँ पर लेकर चले, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो शक्तिशाली समूह अपना दबाव बनाकर जो कम शक्तिशाली समूह है उस पर अपना पूरा दबाव बना लेता है और उसके आधार पर जो है उससे उसके उसके हित को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसके आधार पर अपना न्याय अपना जो है अपनी नीतियों को मनवा लेता है। अगर डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ जैसी संस्थाओं को देखें, तो क्या ये विकासशील देश में आकर विकासशील देशों के लिए काम कर रही हैं? क्या ये वैश्विक न्याय की स्थापना कर रही हैं? क्या एमएनसीज और टीएनसीज जो आई हैं, क्या वो वैश्विक न्याय की कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है? क्या वैश्विक न्याय की स्थापना में वो कारगर हैं? क्या वो वैश्विक न्याय के वास्तविक रूप से वैश्विक न्याय की बात करती हैं? तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तो पूरा शक्ति का जो दबदबा बना हुआ है वो दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में जो शक्तिशाली समूह होगा उसकी कम शक्तिशाली समूह की कंपैरिजन में वो ज्यादा चुनौती वाला होगा, ज्यादा चुनौतियां दे सकता है, अपने अकॉर्डिंग वो नीतियां बनवा सकता है। जलवायु समझौते की प्रक्रिया में शक्ति की राजनीति का परस्पर प्रभाव है। परस्पर प्रभाव देखने को मिलता है, मतलब जब भी कोई समझौता होता है, जैसे मैंने कोपेहेगन के बारे में बताया था, कोपेहेगन का कौन सा 2019 का शायद समझौता था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो पहले थे, इनसे पहले जो क्या नाम था उनका, अमेरिकी राष्ट्रपति
अभी तो बाइडेन है, इससे पहले जो थे वो जो थे उन्होंने जो है कोपेनहेगन सम्मेलन में जब जलवायु परिवर्तन को लेकर समझौता होने लगा, मैंने ये एग्जांपल आपको पहले भी बताया था, तो उन्होंने साइन करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज, उन्होंने ऐसा बोला था। और उन्होंने कहा था कि हम क्यों इस पर साइन करें, इसके लिए विकासशील देश जिम्मेदार है, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउस को इम्पैक्ट करने वाले जो देश हैं वो विकासशील देश है। तो इसको कहकर उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया। तो इस तरह का मतलब जो समझौते में दिखाई देता है, जो समझौता प्रक्रिया होती है उसमें शक्ति का दबदबा दिखाई देता है। वो अपने अकॉर्डिंग जो है नीतियों को मनवाने की कोशिश करते हैं और अपने अकॉर्डिंग ही नीतियां बनाते हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि आपने पढ़ा होगा, सीटीबीटी पढ़ी होगी आपने, और आपने इनके बारे में पढ़ा है, इनके बारे में आपने सुना होगा, जो जो संधियां हुई है सीटीबीटी, इस पर जो है भारत ने साइन नहीं किया है। ठीक है, भारत ने साइन क्यों नहीं किया है? भारत ने साइन इसलिए नहीं किया है सीटीबीटी पर कि वो कहते हैं, विकसित देशों का कहना है कि भाई अब हमें परमाणु बमों को बनाना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, अमेरिका और रूस जब 47 में 45 में ही जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, अमेरिका ने जापान पर तभी 2 बम गिराए थे, परमाणु बम। ठीक है, तब तक तो हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था। तो वो लोगों का कहना है कि हम जो अब जो है परमाणु बम नहीं बनने चाहिए, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट को ये सभ्यता के विनाश का कारक होगा। आप ये बताइए कि सभ्यता के विनाश के कारक को आप लोगों ने जन्म दे दिया, विकसित देशों ने बना लिया, और विकसित देशों ने उसको इतनी बड़ी लेवल पे बना लिया है कि वो चाहे तो अभी जो खतरा यूक्रेन पर मंडरा रहा है, लगातार जो यूक्रेन इतनी शांति के साथ रूस को झेले जा रहा है, उसका मेजर कारण यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि रूस जो है परमाणु बम से हमला कर दे। ठीक है, तो परमाणु बम से हमला करने का मतलब है कि यूक्रेन की सभ्यता का ही विनाश हो जाएगा, यानी कि वो पूरा सिविलाइजेशन ही वहां से खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों ने तो वो 45 और 47 में ही अपने पास बना के रख लिया, और विकासशील देश जब अपनी सुरक्षा के लिए, जबकि आज एक पाकिस्तान जैसा पड़ोसी देश, यहाँ तक कि आतंकवादी संगठनों ने भी परमाणु बम को बना लिया है, तो ऐसी स्थिति में अब कोई देश अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु बम का निर्माण ना करे, तो आप लोग तो उसको जो है कि उसका जखीरा तैयार कर चुके हैं, और जब भी कहीं भी उसका विस्फोट कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उसको। अब कोई देश अपनी सुरक्षा के लिए भी परमाणु बम ना बनाए। तो ऐसी स्थिति में सीटीबीटी पर भारत ने हस्ताक्षर करने से मना किया कि जब आप लोग खुद नहीं मान रहे हैं, आप लोग लगातार परमाणु बम का निर्माण कर रहे हैं, और हम लोगों को इसलिए मना कर रहे हैं कि हम लोगों के कारण जो है कि हम लोग उसका मिसयूज कर देंगे, जबकि आप तो उसका पहले ही मिसयूज करके बैठे हैं। तो ये है वैश्विक न्याय। जब मैंने कहा जलवायु समझौते की प्रक्रिया में शक्ति की राजनीति का परस्पर प्रभाव, शक्ति की राजनीति का परस्पर प्रभाव यही है कि आप लोग तो मेजोरिटी में उन चीजों को बना के रख चुके हो, और हम लोगों को वो चीज बनाने के लिए मना करते हैं। हम लोगों को आप जो है जलवायु परिवर्तन की बात कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करके रोकने की कोशिश करते हैं। आप लोग हमें ये कहते हैं कि आपके पास वो टेक्निक नहीं है, और आप लोग लगातार वो काम करते जा रहे हैं। तो कैसे वैश्विक न्याय की स्थापना होगी? तो शक्ति के संदर्भ में आप वैश्विक न्याय को किस तरह से देखते हैं, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है इसमें। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जलवायु समझौते की प्रक्रिया पूरी तरह से शक्ति संबंधों पर आधारित है, जो अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं कि हाशिए पर पड़ा समाज। हाशिए पर पड़े समाज की जब मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, तो हाशिए पर पड़ा समाज को मैं इससे क्यों जोड़ के देख रही हूँ? हाशिए पर पड़े समाज को मैं इससे इसलिए जोड़कर देख रही हूँ क्योंकि जब हम वैश्विक न्याय की बात कर रहे हैं, तो वैश्विक न्याय में एक समाज ऐसा भी है जिसका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, जिसका जो है जिसका जो मतलब कि जिसको
समाज उसमें उसमें शामिल ही नहीं किया गया है। तो आप न्याय की बात भी कर रहे हैं, आप वैश्विक न्याय की भी बात कर रहे हैं, और आप वो एक समाज को कहीं ना कहीं छोड़कर चले आए हैं। मार्जिन का मतलब होता है, जैसे कि आप कॉपीज में देखते हैं ना, कॉपी होगी आपकी, तो कॉपी, कभी आपने रजिस्टर और कॉपी का यूज किया होगा, अब तो आप बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजों का यूज करते हैं। अब लैपटॉप वाले हो गए हैं और सब। फिर भी लैपटॉप में भी अगर आप वो बना रहे हैं, आप अपना माइक्रोसॉफ्ट पे काम करते हैं, तो उसमें देखते हैं ना कि कुछ कुछ हिस्सा जो है ऊपर का छूट जाता है, कुछ साइड से छूट जाता है, कुछ इस साइड से छूट जाता है, कुछ नीचे की तरफ आप लिख नहीं सकते वहां पर। तो दैट इज मार्जिनलाइज पोर्शन ऑफ द पेज। तो उसी तरह से जो है कि समाज के भी कुछ ऐसे हिस्से हैं, कुछ ऐसे वर्ग हैं जिसको अभी तक जो है कि उस जो मेन जो राजनीति है ना, जो मेन स्ट्रीम की राजनीति है, उसमें शामिल नहीं किया गया है। तो वैश्विक न्याय की अवधारणा में भी वो मार्जिनलाइज समाज कहीं छूट जाता है। तो आप जब बात कर रहे हैं विश्व को एकीकृत और एकल विश्व बनाने की, आप बात कर रहे हैं वैश्विक न्याय लाने की, तो वैश्विक न्याय तो तभी आएगा ना जब आप जो है, जब आप उस समाज को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो वैश्विक न्याय की अवधारणा जो है, वैश्विक न्याय की अवधारणा में ये हाशिए से जुड़ा समाज जो है, ये हाशिए से जब जुड़ा समाज है क्या, और हाशिए से जुड़े समाज की क्या जरूरत है, और क्यों क्या वैश्विक इस हाशिए से जुड़े समाज के बिना आप मान सकते हैं कि एक वैश्विक न्याय की स्थापना हो गई है। तो इसीलिए मैंने आप इसमें जो है हाशिए से जुड़े समाज की बात की है, कि जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है या जलवायु समझौते की बात हो रही है, तो उसमें उस स्वदेशी समाज को, जिस समाज के लिए वो बात हो रही है, अगर विकासशील देश अपनी अपनी बात को यूएन पर जाकर, यूएन के पटल पर जाकर कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारे यहाँ पर जो है कि जलवायु प्रदूषण का जो है बहुत बड़े लेवल पे जलवायु प्रदूषण है, तो उसमें उस समाज की भी तो भूमिका है, जो समाज उससे जुड़ा हुआ है। विकासशील भारत का समाज, भारत का अपना समाज, अगर दिल्ली का अगर जो प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं और यूएन में अपनी बात को रखते हैं, अगर वो वहां पर अपनी बात को रख रहे हैं, तो हमारे उस समाज के साथ वो समाज भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो स्वदेशी समाज है, जिस पर वो जिसके जिसके वो नेचुरल रिसोर्सेज जिसके संपर्क में है, या जो उससे प्रभावित होगा, तो उसको अगर आप उसमें से नेग्लेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने तो एक बड़े वर्ग को उसमें से नेग्लेक्ट कर दिया ना। आपने महिलाओं की बात वहां पर नहीं कही, महिलाओं की भूमिका को आपने नहीं रखा। तो ये जो है, ये समाज जो है पूरा मार्जिनलाइज समाज है, जिसको जो आज मेन स्ट्रीम की, जो अभी तक मेन स्ट्रीम की जो राजनीति थी ना, उसमें शामिल नहीं किया जाता था, उसमें इनके रोल को नहीं देखा जाता था। ये कहा जाता है इन्वायरमेंट के रोल में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है, इन्वायरमेंट के रोल में स्वदेशियों की क्या भूमिका, स्वदेशी समाज की क्या भूमिका हो सकती है। अगर आप लोगों को ध्यान हो, चिपको आंदोलन आपने सुना हो, ठीक है, उस आंदोलन में किसकी बहुत बड़ी भूमिका थी, आप लोगों को याद है, आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, कहाँ पे शुरू हुआ था, क्या था चिपको आंदोलन? किसी को कोई आइडिया हो तो आप जरा लिखिएगा उस पे, मैं देखती हूँ फिर। ठीक है, और उसमें किसने रोल अदा किया था? तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक मेजर रोल महिलाओं का, कहीं महिलाओं का रोल नहीं है इन्वायरमेंट में? तो इस जब आप इन्वायरमेंट की पॉलिसी बना रहे हैं, तो महिलाओं को उसमें शामिल करना बहुत जरूरी है। तो वो ये हाशिए पर पड़े वर्ग को जब तक आप समाज में, आप उस मेन स्ट्रीम की राजनीति में या अंतरराष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर नहीं लेकर आते हैं, इट मीन्स आप जो है वैश्विक न्याय की स्थापना नहीं कर रहे हैं, वैश्विक न्याय को बेहतर तरीके से आप नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, तो यही मैंने इसमें बताने की कोशिश की है कि जलवायु राजनीति में महिला और स्वदेशी समाज की भूमिका को बढ़ावा देना होना का, और जैसे कि इन्वायरमेंटल पॉलिसी में जो है शक्ति संबंध का खतरा ना उत्पन्न हो। जिस शक्ति संबंध की मैं बात करी कि मेजर पावर जो है मेन स्ट्रीम के लोग ही उसकी नीतियां बना देते हैं, ऐसे में वहां पर नागरिक समाज, जो सिविल सोसाइटी वहां पर काम करती है, जो भी काम कर रही है इन्वायरमेंट को लेकर, उस सिविल सोसाइटी का, महिलाओं का, स्वदेशी समाज का उसमें जुड़ना बहुत जरूरी है। जब तक वो आप नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप वैश्विक न्याय की बात नहीं कर पाएंगे। आप कैसे कह पाएंगे कि आप अमीर और गरीब को बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मेन स्ट्रीम को जो है कि जो हाशिए पर पड़े समाज है उसके साथ नहीं जोड़ रहे, तो आप कैसे कहेंगे कि आपने न्याय की स्थापना की? आपने तो एक पूरा वर्ग छोड़ दिया ना उसमें, आपने उस समाज की बात ही नहीं की उसमें। तो इस तरह से जो हम देखते हैं, वो हम देखते हैं कि वैश्विक न्याय की स्थापना जब तक नहीं हो सकती, जब तक हम इस तरह की इस वर्ग को शामिल नहीं करते हैं। वैश्विक न्याय तथा सूचना,
वैश्विक न्याय, जब हम वैश्विक न्याय की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जितने भी जलवायु समझौते की प्रक्रियाएं हो रही हैं और उनकी प्रकृति है, वो विभेदित शक्ति, मतलब कि उसमें जो है ये एक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, सूचना सूचना इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात मैं कर रही हूँ। सूचना का मतलब और कुछ मत लेना यहाँ पर। सूचना का मतलब है कि जब मैं आपको बता रही हूँ, आपको किताबें ही बताएंगी, आपको जो है ये सोशल मीडिया ही बताएगा, आपको मीडिया ही बताएगा कि अभी जो है कौन सा समझौता हुआ, उस समझौते में कौन कौन लोग शामिल थे, उस समझौते की क्या क्या महत्वपूर्ण क्या, उसमें क्या क्या वो हुए हैं, समझौते हुए हैं, बातचीत हुई है, उस बातचीत का क्रक्स क्या है। तो इस तरह की जो बातें आप तक पहुंचेंगी, वो बातें कहाँ से पहुंचेंगी, वो सूचना के थ्रू ही तो पहुंचेंगी। तो जब हम वैश्विक न्याय की बात कर रहे हैं, तो वैश्विक न्याय का मतलब ये है कि वैश्विक न्याय हमारे तक किस तक कैसे पहुंचेगा, सूचनाओं के थ्रू पहुंचेगा। साइबर स्पेस की भूमिका जैसे कि आज के टाइम में बढ़ी है, साइबर स्पेस ही हमें समानता और असमानता की बात करता है। पॉल्यूशन के लेवल को कहाँ से पता चलेगा कि पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा हुआ है। जो भी आपके साथ घटनाएं घटित हो रही है पर्यावरण को लेकर, वो आपको सूचनाओं के थ्रू ही पता चलता है। तो सूचनाओं के थ्रू पता चलता है, तो उसमें विकसित और विकासशील देश किस तरह से समझौते कर रहे हैं, अपने देश के लेवल पर किस तरह के समझौते हो रहे हैं, उसमें कौन कौन शामिल है, किसको किसको शामिल किया गया है, क्या ध्यान में रखकर वो नीतियां बनाई गई हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारे इन्वायरमेंट को, ये जो साइबर स्पेस की जो भूमिका, इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। और सूचना के आधार पर ही जो है कि अब जो हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन भी कुछ ऐसी साइटें बनाई गई हैं जिस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो काम कर रही हैं और जो कि पर्यावरण के प्रति जो है जागरूक बना रही हैं लोगों को, और उसमें जो लोगों को शामिल करने की कोशिश कर रही है, उसमें लोकल लोगों को शामिल करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये क्या चीजें हैं, ये हमारा वैश्विक न्याय की तरफ जाने वाली प्रक्रिया की शुरुआत है, स्टेज है, कदम है, ये जो हम उस तरफ बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो इसका इस तरह से हम देखते हैं कि वैश्विक न्याय, पर्यावरण पर्यावरण किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वैश्विक न्याय की अवधारणा किस तरह से ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा के साथ जुड़ी हुई है। किस तरह से ग्लोबलाइजेशन को हम जब तक हम एक बेहतर अवधारणा नहीं कह सकते, जब तक उसमें वैश्विक न्याय की अवधारणा नहीं जुड़ेगी, जब तक उसमें जो है कि, और उसके लिए हमें जरूरत है कि हम किस तरह से वैश्विक न्याय की स्थापना होगी, उसके लिए आवश्यक तत्व क्या है, उसके लिए आवश्यक तत्व है सूचना। कि हमें सूचना के थ्रू जो है पता चलते रहना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या घटित हो रहा है, किस तरह के समझौते किए जा रहे हैं। ठीक है। वैश्विक न्याय में अभिकर्ताओं की भूमिका का मतलब ये हुआ कि कौन कौन से एक्टर्स हैं जो वैश्विक न्याय को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। वो कौन कौन से एक्टर्स हैं, वो अभिकर्ता कौन है, वैश्विक पर्यावरण की में अभिकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हम वैश्विक न्याय की बात करेंगे, वैश्विक अभिकर्ता तो नहीं होंगे तो हम उस वैश्विक न्याय तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसमें जो अभिकर्ताओं की भूमिका में है, वो मीडिया है, गैर राज्य अभिकर्ता है, अब राज्य अभिकर्ता है, और नागरिक समाज है। मीडिया को आप समझिए, राज्य अभिकर्ता जैसे यूएन है, गैर राज्य अभिकर्ता जैसे सिविल सोसाइटी है, नागरिक समाज है, और भी मूवमेंट्स जो होते हैं, आंदोलन जो होते हैं, जैसे कि अभी किसान आंदोलन हमारे ही भारत में हुआ था। इस तरह के बहुत से आंदोलन चलते रहते हैं। एक उनका नाम सुना होगा, मलाला यूसुफ का। आप, वो एक लड़की हैं, वो वो जो किस तरह से पर्यावरण को लेकर कितनी ज्यादा कंसर्न है, बहुत छोटी एज की बच्ची है, 13-14 साल की बच्ची है, और उनको उनको जो है कि उन्होंने पर्यावरण के खिलाफ जो पूरा जो पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है, उसके प्रति उनका जो रोल है, उसके लिए उनको कितना सराहा गया है, और उनको जो अभी नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है शायद। तो मलाला यूसुफ किस तरह से काम कर रही हैं, वो अपने पूरे पूरे विश्व के लिए किस तरह से वो सोशल मीडिया पर अपना, सोशल मीडिया के थ्रू, वो तो हम तो उनसे नहीं मिले हैं, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू उनके व्यूज को हम जानते हैं और समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रही हैं, किस तरह से विश्व पर्यावरण को बचाने की कोशिश में लगी हुई हैं। आपको पता है, उनने जो है टेररिस्टों के द्वारा अफगानिस्तान की, शायद अफगानिस्तान से ही बिलोंग करती हैं वो, अफगानिस्तान से होने के कारण उनको कम से कम कितनी गोलियां मारी गई थी, उनको वो भी माइंड में उनको गोलियां मारी गई थी, 4 या 5 गोलियां मारी गई थी उनके माइंड में। फिर भी वो बच गई हैं, और वो लगातार इसीलिए मारी गई थी कि वो क्यों
क्यों इस तरह के मुद्दों को लेकर इतना ज्यादा जो है कंसर्न है, क्यों पर्यावरण के मुद्दों को लेकर इतना ज्यादा मतलब कितनी आलोचना करती हैं वो पर्यावरण के, कि किस तरह से हमने जो है अपना अपने अपने विकास के आगे अपने पर्यावरण को नकारा है। इसके लिए उनका जो है रोल है, उसके लिए उनको जो है बहुत ज्यादा जो है कि एक्सप्लॉइटेड किया गया है, उनका एक्सप्लॉइटेशन किया गया है। तो उन्होंने कभी उनका मैंने एक कहीं पर इंटरव्यू या कुछ पढ़ा था, उसमें उन्होंने बताया था अपने बारे में। तो इस तरह से जो है कुछ लोग हैं जो गैर राज्य अभिकर्ता के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, नागरिक समाज के सिविल सोसाइटी के रूप में। अपने भारत में आप देखते हैं कि कितनी सिविल सोसाइटी, नर्मदा बचाओ आंदोलन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि वो एक सिविल सोसाइटी के रूप में कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए। तो ये जो और वो सब ये सब जो रोल है, जो ये सिविल सोसाइटी गैर राज्य भी करता है, ये वैश्विक न्याय का ही एक रूप है। कि वैश्विक न्याय का रूप है कि पर्यावरण में जो है आपको पर्यावरण के प्रति एक तो आपको जागरूक करना चाहते हैं, पर्यावरण में उन लोगों को शामिल करना चाहते हैं जिन लोगों की अब तक कोई भूमिका नहीं थी। तो आप जब बराबरी के दर्जे, जब आप समाज के विभिन्न भागों को उसमें जोड़ेंगे, पर्यावरण से संबंधित आप काम करने जा रहे हैं, पर्यावरण से संबंधित उसमें आप महिलाओं की भूमिका या फिर उस लोकल लोगों की भूमिका को नहीं शामिल करेंगे, किसान के मुद्दे से किसान के मुद्दे के बारे में नहीं पूछेंगे, किसान से बिना पूछे ही उसकी एमएसपी बढ़ाएंगे, या किसान से बिना पूछे ही उसको जो है कि बिजली में कटौती करेंगे, बिजली ज्यादा से ज्यादा देंगे, सब्सिडी देंगे, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जब तक आपको किसी समस्या का समाधान खोजना है तो उसको ग्राउंड लेवल से देखने की जरूरत है, उसको बिल्कुल उस लोकल व्यक्ति से देखने की जरूरत है, उस लोकल व्यक्ति से समझने की जरूरत है जो उस पर काम करता है। तभी जो है एक नीति सार्थक नीति बनती है, तभी जो है लोकतंत्र की अवधारणा सार्थक होती है, जब समाज का वो वर्ग उसमें शामिल हो, समाज का वो वर्ग जिसके लिए वो नीति बनाई जा रही है। महिला के लिए नीति बनाई जा रही है, महिला से नहीं पूछा जा रहा है। आपने सिर्फ हवा में कागजी तौर पे नीतियां बना दी तो उसका महिलाओं पर पता नहीं सही इम्पैक्ट पड़ता है, गलत इम्पैक्ट पड़ता है, वो कैसे पता चलेगा। तो ये सारी चीजें अभिकर्ता की भूमिका जो वैश्विक न्याय को लाने में है, उनकी इम्पोर्टेंट भूमिका को मैंने बताने की कोशिश की है। उसमें जो है राज्य अभिकर्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाद विवाद करते हैं, ठीक है, विश्व विश्व के लिए क्या भूमिका क्या है, वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के मुद्दों पर जो है कि बात करते हैं। नागरिक समाज और गैर राज्य अभिकर्ता पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक बनाते हैं। आप जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन है, चिपकू आंदोलन है, इसने समाज में और बहुत सारे आंदोलन इस तरह से होते रहते हैं, इसने समाज में एक जागरूकता फैलाने की कोशिश की है कि विकास विकास को जो आप जिस विकास 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 की बात करते हैं, वो विकास वास्तव में विकास है भी या विनाश की ओर लेके जा रहा है। तो इस तरह से पर्यावरण के प्रति हमें वो जागरूक करते हैं, सजग बनाते हैं। अभिकर्ता विश्व मंच पर उस कमजोर वर्ग की आवाज को उठाने में सक्षम है और उसको उसकी बात को बताता है, जो वैश्विक न्याय के लिए अपेक्षा रखता है कि हमें भी न्याय मिले, उसके लिए जो ये अभिकर्ता है, ये विश्व मंच पर आवाज उठाने की कोशिश करता है। तो ये है वैश्विक न्याय का कॉन्सेप्ट, वैश्विक न्याय की अवधारणा कि किस तरह से जो है नैतिक दायित्वों की पूर्ति होनी चाहिए, कौन से नैतिक दायित्व की बात करते हैं, रोल्स किस न्याय की बात करते हैं, उस न्याय को वैश्विक न्याय से कैसे जोड़ेंगे आप लोग, कैसे क्या क्या है, क्या डिबेट क्या है, विमर्श क्या है। मैंने ये कोशिश की है आपको बताने की, और शायद मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को समझ में भी आया हो, और मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को समझ में आया हो। क्वेश्चन आंसर में गुलशन अफसाना आपका नाम है, आपने मेरे को कहा है कि आपको जो है आप एब्सेंट थी, सेकंड और फर्स्ट यूनिट आप नहीं पढ़ पाई, नहीं समझ पाई है, कोई बात नहीं, नहीं समझ पाई हैं तो इसके लिए आप एक चीज कर सकती हैं कि आप जो है पीपीटी ले लीजिए बच्चों से। जलवायु न्याय का मतलब जलवायु न्याय का मतलब मैंने आपको बताया है, पूरा डिबेट जो विकसित और विकासशील देशों के बीच में है वही जलवायु न्याय है। 10 ईयर के क्वेश्चन भाई, ये तो आप लोगों को मैं कहाँ से सेंड करूंगी हिना। आप लोग जो है इसके लिए क्या कीजिए, आप लोग इसके लिए 10 ईयर के, आप लोगों को 10 ईयर तो मार्केट में अवेलेबल होगा, 10 ईयर कोई भी ले लीजिए।
और आप अब तो अवेलेबल नेट पे ही होगा, गूगल पे सर्च कीजिए, गूगल पर आपको जो रिसेंट के कम से कम 5 इयर्स के, वो 10 इयर्स के पीछे मत भागिए, जो 5 इयर्स के जो क्वेश्चन आंसर है ना, जो आए हैं 5 ईयर में, और जो आपके अभी ये 2 साल से क्वेश्चन आंसर बने, क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपने ये ऑनलाइन किया पूरा प्रोसेस, उसमें देखिए कि क्वेश्चंस किस तरह से आए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक तो मेरे हिसाब से यूनिट, मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ, मानसी गोस्वामी की इम्पोर्टेंट कौन कौन से, जब मैंने जो भी क्लियर कराया है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप थे, ठीक है निकिता, थैंक यू। सीटीबीटी की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव बैंड ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी, ट्रीटी बैंड ट्रीटी है, ठीक है। हाँ, ट्री करने से वेरी गुड, हाँ कट करने से बचाया था, वो विमेन थी, वेरी गुड। योगेश कुमारी, यस मैम। गौरा देवी ने चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो महिलाओं की भूमिका इन्वायरमेंट में किस तरह से रही थी, चिपको मूवमेंट की बात कर रहे हैं। भागीरथी रिवर को भी हिमालय उत्तराखंड में भी बचाने की कोशिश की थी, शिव हिमालय रीजन में 73 में, बहुत अच्छा। डोनाल्ड ट्रंप उनका नाम था, बहुत अच्छा। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने ही जो है कोपेनहेगन सम्मेलन में वो करने से मना कर दिया था, साइन करने से मना कर दिया था। उत्तराखंड चिपको आंदोलन, बहुत अच्छा। हाँ, बचाने की कोशिश की गई थी, बहुत बहुत अच्छा है। तो ये जो रोल था ना, हाँ, चिपको आंदोलन 73 में यूपी के चमोली जिले में हुआ था, जिसमें कि महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर, ठीक है। तो मैं वही कहने की कोशिश कर रही थी आप लोगों की कि महिलाओं का हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। तो लेकिन फिर भी क्या है कि वैश्विक न्याय की अवधारणा में हम क्या देखते हैं कि महिलाओं को ही नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, मेन स्ट्रीम में महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा, गौरा देवी और चंडीदास पांडे, ठीक है। जलवायु की लॉ समझा दीजिए, जलवायु का लॉ, पवन मैम, जलवायु के लॉ समझा दो। जलवायु के लॉ समझा दूं, जलवायु से रिलेटेड जितने भी अभी तक जो हुए हैं ना, आप देखिएगा, मैंने आपको बताए हैं जलवायु से जो जैव विविधता और ग्लोबल वार्मिंग में, मैंने इवन फर्स्ट क्लास में भी जो मैंने आपको बताया है, फर्स्ट जो समझौता हुआ था, पेरिस समझौता जलवायु को लेकर हुआ था, और उसके अलावा मैंने जितने भी समझौते हुए, मैंने आपको सब क्लियर किया हुआ है। तो आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा, तीनों पीपीटी देखेंगे तो आपका जलवायु का लॉ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन? मैम, ब्रिक्स क्या होता है? ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स भी एक तरह से हम जो वर्ल्ड एक्टर की बात कर रहे थे ना, ब्रिक्स की स्पेलिंग आपने गलत लिखी हुई है, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा इसमें। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि ब्रिक्स भी एक ग्लोबल एक्टर के रूप में काम करता है। ब्रिक्स जो है 5 देशों का एक समूह है। ब्रिक्स जो है ब्राजील, रशिया और इंडिया, चाइना और लास्ट में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा था, ये के इसमें से हटा दीजिएगा, ब्रिक्स है वो। तो ब्रिक्स जो है कि एक आर्थिक संगठन के रूप में काम करता है। आर्थिक संगठन के रूप में काम करते हुए उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हुई, उसने किस तरह से अपना रोल प्ले किया अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, और क्या रोल प्ले किया है, किस तरह से वो जो है कि वो एक डोमिनेंट जो पहले से ही अर्थव्यवस्था को जो पूरा एक इंस्टीट्यूशन था, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन, उसको कैसे चैलेंज किया है। इकोनॉमिकली इंस्टीट्यूशंस का मीन्स जो डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। उस अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किस तरह से जो है ब्रिक्स ने अपनी भूमिका बनाई है, वो मैंने बताने की कोशिश की थी 9th क्लास में। है चिपको आंदोलन, बिल्कुल, बहुत अच्छा। आर्थिक और राजनीतिक आयाम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, ज्योति। ज्योति, मैंने आर्थिक और राजनीतिक आयाम पर बताने की कोशिश, मैंने पूरा पीपीटी बनाया हुआ है, उसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं आपको बता दूंगी, पीपीटी पे पूरा बहुत मैंने डिटेल में बताया हुआ है। वैसे भी ये 3 आयाम है जिसके बिना ग्लोबलाइजेशन की कल्पना नहीं की जा सकती। ग्लोबलाइजेशन को इन्हीं तीनों आयामों की थ्री चारों आयामों के थ्रू लाया जाता है। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, तो जो हम कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो इकोनॉमिकली आती है, तो इकोनॉमिकली आती है तो इट मीन्स हम जो है कि किसी देश में अपनी इकोनॉमी के लिए
किसी देश में कोई विदेशी कंपनीज जाकर जब इकोनॉमी के लिए अपनी कंपनीज की स्थापना करती है तो दैट इज इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन। जब हम राजनीतिक आयाम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि कोई भी राजनीतिक मुद्दा आज जो है कि किसी एक देश का मुद्दा नहीं है। जिसे कि मैंने यूक्रेन और रूस के संदर्भ में समझाया था कि रूस और यूक्रेन का जो मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ उन दोनों तक सीमित नहीं है, उसने विश्व राजनीति को किस तरह से प्रभावित किया है और विश्व के स्तर पर जो राजनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं, उनमें जो है कि इसको किस तरह से ध्यान में रखकर लिया जा रहा है। भव्य भव्य शर्मा, आपके पास शेयर नहीं है, लिंक नहीं है? अच्छा ठीक है, मैं अपना नंबर दे देती हूँ, आप उस पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, आप जब इस पर आपको ग्रुप में वो मिल जाएगा, ठीक है? और कोई क्वेश्चन है? हाँ, भव्या का मैंने मैसेज कर दिया है आपको ग्रुप लिंक, ठीक है? तो इस तरह से हम देखते हैं कि, और मैंने कहा भी था कि क्वेश्चंस कर लीजिएगा तैयार। आप लोगों ने क्वेश्चंस किए ही नहीं है, आधे लोग तो आज क्लास में ही नहीं है। गैट बता दीजिए। गैट जो है डब्ल्यूटीओ का जो है पूर्व रूप था, ठीक है? पहले डब्ल्यूटीओ नहीं था, डब्ल्यूटीओ से पहले गैट था। और गैट भी इकोनॉमिकली जो है कि इकोनॉमी के लिए ही गैट जो बनाया गया था, गैट का उद्देश्य था कि विश्व में इकोनॉमिक का विकास करना। लेकिन जिस लेवल पर गैट की जिस तरह से अवधारणा का मतलब जिस तरह से सोच रखी गई थी, गैट उस तरह से काम नहीं कर पाया था। तो इसके लिए जो है कि आगे चलकर गैट की जगह पर फिर डब्ल्यूटीओ की स्थापना की जाती है। फोरम ग्रुप है डब्ल्यूटीओ का वो। और कोई क्वेश्चन? ठीक है। वैश्विक न्याय की अवधारणा आप लोगों को शायद समझ में आई हो। मेरी तरफ से यही कोशिश रही कि आप लोगों को समझ में आई हो। अब हमारी लास्ट क्लास ट्यूसडे को है। और अगर आप लोगों को कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ सब्जेक्ट कुछ समझ में नहीं आया हो, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ही जो है अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं। दोनों ही संस्थाएं जो हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करती हैं। और दोनों का उद्देश्य क्या है? दोनों का उद्देश्य विश्व के स्तर पर लोन का बंटवारा करना या ऋण देना है, ठीक है? ये संस्थाएं जो हैं ये संस्थाएं पूरे विश्व के स्तर पर काम कर रही हैं। पूरे विश्व में इनकी जो भूमिका है वो ऋण बांटना, गरीबी को दूर करने के लिए लोन देना, और क्या करना, और उनको जो है कि उनकी इकोनॉमिकली जो सहायता करना है। तो आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ का अगर मैं बताऊं बहुत ही मतलब बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में, तो आर्थिक रूप से सहायता करने वाले बैंक के रूप में इनकी स्थापना की गई थी। और ये जो है पूरे विश्व के लेवल पर काम कर रहे हैं इस समय पर, ठीक है? और गरीबी, इनका मोटिव है कि हम गरीबी को दूर करें, ठीक है? रिसोर्स स्कैरसिटी क्या होता है? गुड क्वेश्चन दीपक। रिसोर्स स्कैरसिटी का मतलब है कि हम जब बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है सीरियस है इस मुद्दे को लेकर, कि मतलब कि विश्व में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मैंने जैव विविधता के क्षरण की बात की थी कि जो प्रजातियां हैं वे लुप्त होती जा रही हैं। तो रिसोर्स स्कैरसिटी भी वही है। रिसोर्स स्कैरसिटी यही है कि लगातार जब हम किसी प्राकृतिक संसाधनों का लगातार एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, लगातार उससे प्राप्त करते रहेंगे, लगातार उसमें से निकालते रहेंगे, तो एक दिन सिचुएशन ऐसी आएगी कि रिसोर्स खत्म होने लगेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोयला का संकट अभी दिल्ली में गहराया हुआ है। क्यों गहराया हुआ है कोयला का संकट दिल्ली में? क्योंकि हम लगातार उसका एक्सप्लॉइटेशन, लगातार उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है? नवीनीकरण, अनवीनीकरण संसाधनों के बारे में आपने पढ़ा होगा। रिन्यूएबल और गैर रिन्यूएबल्स जो होते थे, नॉन रिन्यूएबल्स जो होते थे, कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कि फिर से प्रकृति हमें वापस दे देगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं
जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, कि ये एक बार अगर खत्म हो गए तो फिर बहुत मुश्किल होगा कि ये चीजें हमें दोबारा से मिल सके। तो इसी को रिसोर्स स्कैरसिटी कहते हैं, कि रिसोर्स स्कैरसिटी का मीन्स है कि हमारे पास संसाधनों की कमी, संसाधनों का अभाव हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें जरूरत है कि हम जो है सतत विकास की ओर बढ़े, कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इन चीजों को बचा के रखना है। तो इनका सदुपयोग करना, इनका जो है कि आवश्यकता के लिए यूज करना होगा, लालच के लिए यूज नहीं करना होगा। ठीक है। विश्व युद्ध कब मनाया, मैम जी, विश्व युद्ध कब मनाया जाएगा? ये क्या क्वेश्चन है? ग्रुप 77 क्या है भव्या शर्मा? ग्रुप 77 जो है विकसित देशों का समूह है। विकसित देशों का समूह है। और ये लोग जो हैं जिस तरह से यूएन काम करता है, यूएन एक व्यापक संस्था है, यूएन एक सरकारी संस्था है, लेकिन जो G77 है, यूएन के अंतर्गत ही ये काम करता है। और इसमें विकसित देश जो है अपना विकसित देशों का समूह है, विकसित देशों का समूह है। तो ये जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी रूपों से काम करता है। और इसका जो है कि ये ज्यादा से ज्यादा जो है कि एक तो, और इनका जो है ग्रुप 77 हो, या जो है कि कहते हैं सार्क हो, या फिर जो है सार्क हो, और जो है बहुत सारे ऐसे संगठन जो बनाए जा रहे हैं ना, इनका इनका मुख्य मुद्दा क्या है? इनका मुख्य मुद्दा है कि हम जो है क्षेत्रीय स्तर पर अपने आप को मजबूत करें। ठीक है ना। हमें जो है कि विश्व के स्तर पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो विश्व के स्तर पर देखने की बजाय हम अपने आप को उस क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत करें। उन जो देश इनसे कनेक्ट है उनके साथ एक मजबूत इकोनॉमी की स्थापना करें, जैसे ईयू है, इकोनॉमिकल इकोनॉमिक यूनियन जो है, ईयू, उसमें जो देश शामिल है वो यूएन के कंपैरिजन में बनाया गया है। उसका सेम रोल वही है जो रोल यूएन प्ले करता है। तो इसमें किसी एक देश की डोमिनेंट नहीं होगा। जैसे कि यूएन में क्या है, 5 शक्तियां हैं, पांचों शक्तियों के पास वीटो है, और वो अपने वीटो पावर के अनुसार जो है कि लोगों को काम नहीं करने देते। वीटो पावर का यूज करने के बाद जो है कि लोग अपनी मर्जी से यूज ने उसका जो है कि उस तरह से नीतियों का पालन नहीं कर पाते, या नीतियों को नहीं मना पाते हैं वो लोग। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने उसके उसके जो है कंपैरिजन में ये G77 हो, ईयू हो, ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया है जहां पर ये क्षेत्रीय स्तर पर डिसीजन ले सके और अपने क्षेत्र के लिए काम कर सके। ठीक है। एमएनसीज और टीएनसीज को एक बार और बता दीजिए। एमएनसीज और टीएनसीज के लिए मैंने बहुत पीपीटी पर बहुत लिखा है। पीपीटी को अगर आप पढ़ेंगी योगेश कुमारी, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कुछ क्लियर नहीं होता तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकती हैं। ठीक है ना। और स्कैरसिटी के बारे में मैंने अभी बताया, मानसी गोस्वामी, आपने शायद सुना होगा कि स्कैरसिटी का मतलब, रिसोर्स स्कैरसिटी का मतलब है कि हम जो है लगातार अपनी जो है कि रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, मतलब संसाधनों का यूज कर रहे हो, वन का, जैसे कि फॉरेस्ट है, आपका जो है कि वाटर है, या फिर आपका जो है कोल है, या फिर आपका पेट्रोलियम है। हम इनका लगातार जो है कि लगातार दोहन कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। और ये सीमित हैं, एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है कि रिसोर्स का अभाव दिखाई देने लग रहा है, कि ये संकट गहरा रहे हैं। इसके लिए हमें जरूरत है कि हम इनका जो है कि बहुत ही सदुपयोग करें, बहुत ही तरीके से इनका यूज करें, कि ताकि ये जो है कि भविष्य के लिए बचे रहें। अभी तक तो कृष्णा कृष्णा जो भी हो, आपका नाम कृष्णा है या कृष्णा है, अभी तक तो रूस और यूक्रेन के युद्ध को कोई नाम नहीं दिया गया है। ये भी क्षेत्रीय स्तर पर ही युद्ध है। आगे पता नहीं, आगे कोई नाम दे दिया जाए तो। अभी तो सेकंड क्योटो प्रोटोकॉल जो है कि सबसे वो जलवायु परिवर्तन को लेकर किया गया ही समझौता था। सबसे पहला जो समझौता किया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल ही किया गया था। यहीं से शुरुआत हुई थी कि जलवायु परिवर्तन पर अब बात करना स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। डब्ल्यूटीओ का क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैम, मुझे पता नहीं है, आप बता दो।
डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म से अगर डब्ल्यूटीओ को समझना चाहें तो डब्ल्यूटीओ को समझ सकती हैं, जो भी आप है समझ सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की विश्व में व्यापार के लिए बनाया गया संगठन ही डब्ल्यूटीओ है। या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गरीबी और जो है कि लोगों विश्व की गरीबी को दूर करने के लिए यूएन के द्वारा डब्ल्यूटीओ का निर्माण किया गया। डब्ल्यूटीओ पहले भी मौजूद था। डब्ल्यूटीओ का पहले का रूप गेट था। गेट से पहले भी मैंने आपको बताया कि गेट से पहले भी था, उसके बाद गेट के बाद डब्ल्यूटीओ का निर्माण किया गया। डब्ल्यूटीओ का निर्माण के बाद ये कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी इनकी जो है कि कंपलसरी शर्त होगी, कंपलसरी जो इनका निर्माण ही इसीलिए किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर गरीबी है, भुखमरी है या फिर ऋण की आवश्यकता है विश्व में किसी देश को, तो ये उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। यही अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन है। यूएन और यूएनओ को डिफरेंस, हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है यूएन अब, इसीलिए उसको यूएनओ नहीं बोलते हैं, यूएन बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन बोलते हैं। उसको यूएनओ नहीं बोला जाता क्योंकि वो एक संगठन नहीं रहा अब। ठीक है, संगठन होता तो संगठन का मीन्स था कि कुछ देशों तक सीमित होता, लेकिन अब वो जो है कि वो एक व्यापक रूप में है, तो इसीलिए उसको यूएन बोला जाता है। जैव विविधता में ये क्या लिखा हुआ है कृष्ण आपने, जैव विविधता में अनु अनुसंधान, ये आप मेरे को समझ में नहीं आया है। मानसी गोस्वामी मैंने अभी बताया G77 के बारे में। कन्वेंशन का निष्कर्ष किस प्रकार लिखे, किसी भी क्वेश्चन का निष्कर्ष किस प्रकार लिखें। बहुत सारे क्वेश्चन में तो मैंने आपको कंक्लूजन बता ही दिया है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है दीपक आपका। क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी भी होता है और लिखना भी चाहिए। और दूसरी चीज है कि निष्कर्ष कैसे लिखें। निष्कर्ष आपका क्वेश्चन तय करता है कि आपके क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर मैं अभी आज जो मैंने रिसेंट में आज ही आपको जो क्वेश्चन कराया है, जो टॉपिक कराया है, वैश्विक वैश्वीकरण की युग में वैश्विक न्याय की प्रासंगिकता बताइए। अगर प्रश्न आपको ये आ जाता है, वैश्विक न्याय की प्रासंगिकता बताइए, क्यों जरूरी है, तो आप इसका आंसर, आपका जो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर निष्कर्ष अपने उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि वैश्वीकरण के युग में वैश्विक न्याय की आवश्यकता क्यों है। कि हम जब बात कर रहे हैं वैश्वीकरण की, कि वैश्वीकरण की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं एकल विश्व की, वैश्विक समाज की बात करते हैं। तो वैश्विक समाज की जब हम बात करते हैं और हम उस समाज में समाज के उस वर्ग को ही शामिल नहीं करते हैं जो वर्ग हाशिए पर पड़ा है, तो आप किस तरह से कहते हैं कि आप ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा बेहतर है। ठीक है, आप जो है कि अमीर और गरीब के भेद को नहीं मिटाते हैं जब, तो फिर कैसे एकल विश्व की स्थापना होगी, कैसे जो है कि आप वैश्विक समाज की बात करेंगे। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपका निष्कर्ष इस तरह से बन सकता है। ठीक है, आपको समझ में आया हो शायद। आपकी अपने नोट्स आपको सेंड करके करेक्शंस के बारे में पूछ सकते हैं मैम। भव्या शर्मा आपका स्वागत है, आप ऐसा, मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा करें। आप करिए, आप, मैं तो बिल्कुल एकदम, जब आप कहेंगी मैं आपका नोट्स चेक करके दे सकती हूँ। बहुत ही, ये तो बहुत मतलब एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और आप लोग जैसे बच्चे अगर इसको कर रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। आप कभी भी अपना नोट्स भेज सकती हैं और मेरे पास जब भी समय रहेगा मैं आपका नोट्स चेक करके दे दूंगी। ठीक है, बहुत अच्छा। इस तरह के बच्चे अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो रियल में आप लोग एसओएल के बच्चे नहीं, आप भी रेगुलर के बच्चों की तरह हो जाएंगे। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है, देख लीजिए। सवाल भी रेलेवेंट पूछने चाहिए, कुछ भी सवाल आप कृष्ण, जो आप पता नहीं क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं, आपके सवालों में कोई कोई वो नहीं है। सवाल आप अपने अपनी सिलेबस से पूछिए, अपने अपने टॉपिक से पूछिए। अभी आज का टॉपिक है, उस पर इतने सवाल हो सकते हैं, उससे सवाल पूछिए, कहीं से भी कुछ भी। चलिए ठीक है, सवाल का स्वागत है, सवाल में कोई वो नहीं है। ठीक है,
तो मुझे लगता है सभी के सवालों के जवाब आ गए होंगे। अभी भी किसी का कोई सवाल बाकी हो तो पूछ सकते हैं। अभिकर्ता क्या होते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। अभिकर्ता का मीन्स होता है जो कि किसी काम को करते हैं। अभिकर्ता का मीन्स मेरा एक्टर से है कि मतलब कि क्या एक अभिकर्ता के रूप में जो है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कुछ अभिकर्ताओं की भी भूमिका है, एक्टर्स की भूमिका है, जैसे गैर राज्य अभिकर्ता हैं, जो मतलब राजनीति में उस तरह से शामिल नहीं है, लेकिन उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? कोमल शर्मा, आप मैम जो टॉपिक आपने हमें पढ़ाया है, यदि हम उन टॉपिक और सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लें तो मैम ये इनफ रहेगा। मेरे ख्याल से तो मैंने आपको सारे टॉपिक करवाए जो आपका ग्लोबलाइजेशन में 3 यूनिट्स ही थे। 3 यूनिट्स का मैंने आपको पूरा टॉपिक कराया, तो शायद आपका पूरा सिलेबस ही हो गया है। तो इसमें तो फिर पूछने की बात ही नहीं है ना कि आपको ये पूरा रहेगा, इनफ रहेगा कि नहीं रहेगा। ये सारे टॉपिक इनफ है। ठीक है ना? आप पूरे टॉपिक कर लीजिए, आपका सारे टॉपिक में से एक ना एक प्रश्न आ ही जाएगा। तो इसमें इनफ होना ना होना का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है? आप करिए तो सही। दीपक मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, अभी तक किसी ने मुझे इतना अच्छा नहीं पढ़ाया। थैंक यू मैम। अरे, ये तो कोई, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। हाँ, ये भी कर सकते हैं आप लोग, कॉम्प्लीमेंट्स भी दीजिए। आपको कोई मेरी ऐसा लगता है कि कोई एक लू एंड फॉल्स जो होता है ना, अगर कुछ लगता है कि मैम ये चीज आप और सुधार सकती हैं, तो वो भी मुझे बता सकते हैं, मेरी कमियों को भी मुझे बता सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि मेरा मतलब मेरा आप ये बताएं कि पढ़ाने का तरीका, देखिए पढ़ाने का तरीका हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। मैं जानती हूँ कि एसओएल के स्टूडेंट्स की क्या स्थिति है। ठीक है? एक स्टूडेंट की क्या स्थिति होती है, कब वो कहाँ पर कितना अपने आप को वीक फील करता है, कब अपने अपने आप को स्ट्रांग फील करता है। उसका स्ट्रांग पॉइंट यही होता है कि जब उसे टीचर बेहतर तरीके से समझाती है या समझाते हैं। उसका वीक पॉइंट यही होता है कि जब उसे किताबों से खुद पढ़ना पड़ता है, वो नहीं समझ पाता है उन चीजों को। तो इसीलिए ये मेरी तरफ से मेरी ड्यूटी है, मुझे ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को जितना अच्छा समझा सकूं। आफरीन का क्या सवाल है? अ, वैश्वीकरण ने गरीबी और असमानता के मुद्दे को संबोधित किया है कैसे? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आफरीन, थैंक यू। देखो आफरीन, जब हम बात कर रहे हैं ना कि जब गरीबी और असमानता को, तो हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के इरा में क्या हमें दिखाई देता है कि गरीबी और असमानता है, या उसको उसने हैंडल किया है, क्या उसने उसको टैकल करने की कोशिश की है, क्या, या फिर उसने उसको बढ़ाया है। तो हम दोनों तरह से जो है वैश्वीकरण को देख सकते हैं। तो वैश्वीकरण का जो क्रिटिसाइज होता है ना, वो हमेशा यही होता है कि वैश्वीकरण ने जो है कि इसका जो है ना, इसको कहीं टैकल नहीं कर पाया। इस पे जो है उसने गरीबी और असमानता के मुद्दों को, और जो क्रिटिसाइज है वो यही है उसका कि उसने गरीबी और असमानता को बढ़ाया है। जबकि वैश्वीकरण की जो अवधारणा आई थी ना, वैश्वीकरण की अवधारणा यही थी कि वो इन दोनों मुद्दों को टैकल करेगा, इन मुद्दों को कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब हम उसकी क्रिटिसाइज करते हैं या जब हम उसकी थ्योरी को जानने की कोशिश करते हैं, जब हम उसको देखते हैं कि वो जो जिस प्रोसेस से काम करता है, उस प्रोसेस को जानने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम यही जानते हैं कि उसने इन दोनों मुद्दों को बढ़ाया है। ठीक है? जैव विविधता में असंतुलन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, विशाल ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है, एक सम्मेलन था जहां पर पहली बार डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ के लिए बात की गई थी। ठीक है? वो पहला सम्मेलन जो था वो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ही था। उस जगह का नाम ब्रिटेन वुड्स था, उसी के नाम पर उस सम्मेलन को नाम दिया गया। यहीं पर जो है डब्ल्यूटीओ की स्थापना की जाती है। जैव विविधता में असंतुलन का मतलब है डिसबैलेंस। किस तरह से जैव विविधता में, जब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो पूरा जो नेचर है, नेचर जो है पूरा उससे भरा हुआ है,
वो विविधताओं से भरा हुआ था। वो एक अपने आप से संतुलन बना के रखता था, जिसको हम आहार श्रृंखला कहते थे। फूड चेन आपने पढ़ा होगा, फूड चेन कहते थे कि वो अपने आप संतुलन बना लेते थे, कि अगर जो है कि किस तरह से घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को कौन खाएगा, खरगोश किसको खरगोश को कौन खाएगा, फिर उसको कौन खाएगा। इस तरह से एक जैव विविधता बनी हुई थी हमारे जो प्रकृति में थी। उसमें आज किस तरह से ना तो वो घास है, ना वो खरगोश है, ना वो उसको खाने वाला है। तो इस तरह से जो जैव विविधता में असंतुलन बना है ना, उसी को असंतुलन कहते हैं। उसी को जो है डिसबैलेंस कहते हैं, कि हमारी प्रकृति का जो अपना तरीका था प्रकृति का, वो तरीका हमने जो है बिगाड़ दिया। इसको बहुत छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे आप नदी के पास कभी जाइएगा, ठीक है। नदी के पास आप एक मिट्टी की मूर्ति डालिएगा, एक मिट्टी का कोई छोटा सा ही कुछ डाल दीजिएगा, और उसके साथ एक पॉलिथीन डालिएगा। आप दोनों में देखिएगा कि क्या डिफरेंस आपको दिखाई देता है। मिट्टी नदी एब्जॉर्ब कर जाएगी, पॉलिथीन को नदी ऊपर अपनी सतह पर तैराएगी। तो ये है प्रकृति जैव विविधता का संतुलन और असंतुलन। संतुलन क्या था कि प्रकृति जिस चीज को एब्जॉर्ब कर सकती थी वो अपने अंदर ले लेती थी, उसको वो समाप्त कर देती थी, उसको वो बहा कर ले जाती थी, या उसको जो है कि अपने अंदर समा लेती थी। लेकिन जब हमने जो है कि अपने अपनी सुख सुविधाओं के लिए पॉलिथीन्स को बनाना स्टार्ट किया, और उन पॉलिथीन्स को हमने बहुत समझदारी के साथ नदी में ले जाकर बहा दिया, तो वो नदी की ऊपरी सतह पर तैरने लगी। और नदी के पानी को भी जब बहुत बड़ी मात्रा में हो जाती है, तो नदी के पानी को एक जगह पर वो रोक देती है, और नदी के पानी को रुकने से क्या होता है, नदी का पानी सड़ना स्टार्ट हो जाता है। नदी का जो अपना जो कॉन्सेप्ट है ना, नदी का अपना कॉन्सेप्ट ये कहता है कि उसमें हमेशा फ्लो होना चाहिए, नदी हमेशा बहती रहनी चाहिए। नदी अगर बहेगी तो वो अपने साथ सब चीजें बहा कर ले जाएगी, लेकिन अगर उसके पानी को रोक दिया जाएगा तो वो सड़ा हुआ पानी हो जाएगा, वो फिर नदी नहीं कहलाती है। तो ये है जैव विविधता का संतुलन और असंतुलन। आया समझ में? शायद आप लोगों का सारे क्वेश्चंस पूरे हो गए होंगे। ग्लोबल विलेज, इसका एक कोज है क्या? मैम, ग्लोबल विलेज किसका कॉज है? किसका कॉज समझना चाह रही हैं, ये बताइए। पर्यावरण से प्रभाव किस पर? कृष्णा, जो आपने प्रश्न किया है, किस पर प्रभाव पूछना चाह रहे हैं? प्रीति, थैंक यू सो मच मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, थैंक यू। मैम, ओपी गावा की बुक नहीं मिल रही है, आप कोई बुक का नाम बता दीजिए। आप ओपी गावा की बुक लेना चाहते हैं, आप लेना चाहती है मनीष, मानसी। आप पटेल से आप जाती हैं वहां पर, एसओएल जाती हैं, एसओएल के ऑफिस जाती हैं ना, आपको जरूरत पड़ती है, आप जाती हैं वहां से पटेल चेस्ट। किसी से भी पूछ लीजिएगा, कोई भी आपको बता देगा कि मुझे पटेल चेस्ट जाना है। पटेल चेस्ट पर बहुत सारी बुक की शॉप है, वहां पर एक सिलेक्शन बुक कर है। सिलेक्शन बुक वाले के पास जाएंगे, वो आपको ओपी गावा की बुक दे देगा। आप किसी भी दिन जब ऑफिस जाएं, वहां से वो ओपी गावा आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। आप लोगों को कहीं भी किसी भी तरह की बुक नहीं मिल रही है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, पटेल चेस्ट सबसे बेस्ट हब है इन चीजों के लिए। जेरोक्स के लिए, बुक्स के लिए आप वहां से बुक्स परचेज कर सकती हैं, वहां पे जेरोक्स करा सकती हैं। पटेल चेस्ट यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट जो जगह बुक खरीदने की जगह है, या फिर जेरोक्स के लिए, जिस भी तरीके की आपको कोई एकेडमिक प्रॉब्लम है, तो वहां पे पटेल चेस्ट में आपकी सॉल्व हो जाएगी। आप पटेल चेस्ट से वो बुक ले लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज द चैलेंज ऑफ टेक्निकल डायमेंशन, ये मैंने बहुत अच्छे से विशाल कराया है। अगर आपको पीपीटी में तब भी समझ में नहीं आता, तब आप मेरे से इस पर सवाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हाँ, ये हेलो मैम का मैसेज, बताइए क्या बात है, नाम नहीं आ रहा है आपका इसमें। आप अपनी प्रॉब्लम्स भी बता सकते हैं। अब कि कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रही कोई चीज, तो जो चीज आप अगर पीपीटी में देखकर समझ नहीं पा रहे, फिर उसके बाद अगर मेरे से सवाल करेंगे, तो शायद मैं ज्यादा अच्छा आंसर दे पाऊंगी। और अगर ऐसे ही, तो फिर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो सवाल करने का कोई मतलब नहीं बनता है। पीपीटी ऐसे ही थोड़ा ना, आपको देखने के लिए थोड़ा ना बनाई थी मैंने। और मैंने उसको बहुत कोशिश की है कि आप लोगों को बिल्कुल सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझ में आए, ठीक है। चले फिर आज की क्लास यहीं पर बाइंड करें। थैंक यू फॉर क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस किए कुछ बच्चों ने, अच्छा है।
मैं यूएन में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, यूएन पे आपको रेलेवेंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूएन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यूएन पे क्वेश्चन आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आएगा कि क्या रेलेवेंस है यूएन का। चैलेंजेस ऑफ टेक्निकल डायमेंशंस, विशाल इसको कीजिए, मैं आपको फिर से बता दूंगी, ठीक है। अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर आपको बता दूंगी, है ना। और कोई सवाल आप लोगों का अगर अभी भी है तो कर सकते हैं, वैसे मैं। ठीक है, ठीक, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। हेलो। हेलो।